हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुशांत सिंह। वेलकम टू माई चैनल मैक्सवेल केमिस्ट्री। तो क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर का ये आखिरी वीडियो है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में शुरू किया था लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट मैंने आपको बताया था कि 2 वीडियो में दूंगा। बहुत सी ढेर सारी चीज़ें मैंने अपने पहले वीडियो में ही आपको बता दी हैं। इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं इसके पहले के वीडियो में। तो आप लोग ऊपर आई बटन को टच करके या प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर मेरे स्टेट्स ऑफ मैटर में जो ऑलरेडी मैंने 15-16 वीडियोस दे दिए हैं उनको देख सकते हैं। ये आज जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ ये आखिरी वीडियो, छोटा वीडियो है। मात्र 2 टॉपिक आज की वीडियो मुझे आपको बताने हैं, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ये आपके फिजिक्स का एक सेपरेट चैप्टर ही है। आप फिजिक्स में जाके देखिएगा तो एक चैप्टर ही है, वहां पे बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन पढ़ेंगे, बहुत स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल आपको छोटा सा इंट्रो है। केमिस्ट्री में इस चैप्टर में बेसिकली हमको पढ़ना था क्या, गैसियस स्टेट के बारे में, जो हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, लिक्विड स्टेट में थोड़ी बहुत जानकारी हमको लेनी है सरफेस टेंशन के बारे में। चलिए बात करते हैं सरफेस टेंशन। नाम पे जाओ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है, सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा। तो सरफेस टेंशन, अब नाम पे जाइए, नाम पे जाइए। सरफेस का मतलब क्या होता है, सतह, और टेंशन माने क्या होता है, तनाव। जो भी आदमी सरफेस पे होता है, सरफेस मतलब उसी को आप बोल सकते हैं बॉर्डर पे होना। जो भी इंसान, आप अपनी डेली लाइफ में ये महसूस करिए कि जो भी चीजें सरफेस पे होती है हमेशा टेंशन में रहती हैं। सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ रहता है, बॉर्डर पे। इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, टेंशन रहता है कि नहीं रहता है। आप स्कूल की असेंबली में खड़े होते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान बच्चा कौन रहता है, जो सबसे आगे खड़ा रहता है बेचारा। उसके आगे प्रिंसिपल सर, तमाम तरह के टीचर्स खड़े रहते हैं, सबसे ज्यादा परेशान वही रहता है। और सबसे ज्यादा बदमाशी कौन करता है, जो बीच में रहता है। बीचा वाले बच्चे ऐसे देखते रहते हैं, अच्छा आगे प्रिंसिपल सर, अच्छा आगे केमिस्ट्री वाले सर। तो दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल हो, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, उसके सरफेस के पार्टिकल हमेशा तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। लोहे पे जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कहां होता है, लोहे के अंदर होता है या लोहे के सरफेस पर होता है, सरफेस पर होता है। लेकिन दिमाग में ये बात आती है कि सर ये जो सरफेस, या यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन, ये हम पढ़ रहे हैं लिक्विड स्टेट के लिए, फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट्स में ये सरफेस पर जो तनाव है, खिंचाव है, ये कहां से जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है। तो अगर मैं बात करूं कि एक मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। मान लीजिए कंटेनर मैंने लिया, ठीक है, और कंटेनर में आपने भर दिया कोई भी लिक्विड। मान लो मैंने वाटर भर दिया, क्या भर दिया, वाटर भर दिया। कंटेनर में मैंने वाटर फिल कर दिया है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो मॉलिक्यूल अंदर है, मैं अंदर एक मॉलिक्यूल लेके दिखा रहा हूं, ये एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है जो अंदर है। अच्छा, इस पर कितने तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, चारों ओर से इसको तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स एक तरह का इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। ये भी लगा रहा होगा, 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 ये भी लगा रहा होगा। भाई जो किसी लिक्विड के अंदर का अगर कोई मॉलिक्यूल आपने ले लिया है तो उसके ऊपर ध्यान से देखिएगा बोर्ड की ओर, उसके ऊपर चारों ओर से मॉलिक्यूल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहे हैं, जो भी आप कह लीजिए। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो बताओ उसके ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 हो गया। भाई इसके ऊपर कोई रिजल्टेंट फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो इस बेचारे के ऊपर कोई खास तनाव नहीं है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि अगर आप एक बस में, खचाखच भरी बस है, उसमें आप ट्रेवल कर रहे हैं और बस के गेट पे आप खड़े हैं और पूरी बस खचाखच भरी है, तो सबसे ज्यादा टेंशन में आप ही रहेंगे। अब गए बाहर कि तब गए बाहर, हल्का सा धक्का लगा, रोड पे आ गए। और अगर दूसरी इधर उधर की गाड़ी चढ़ गई तो रोड से सीधे ऊपर चले गए। मतलब आप सरफेस पे थे तो टेंशन में थे। अच्छा, जो आदमी बस के बीचों बीच है, चारों ओर से दबा हुआ है, वो चुपचाप खड़े खड़े भी पहुंच जाएगा लखनऊ, अगर उसको लखनऊ जाना है। तो ये वाला मॉलिक्यूल देखिए बीच में सरफेस पे नहीं है। हम पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन, आइए सरफेस के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है। अच्छा देखो, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उस पर अंदर से भी कुछ फोर्स लग रहा है। भाई बगल वाला मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहा होगा, अंदर वाला मॉलिक्यूल भी फोर्स लगा रहा होगा। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और इधर देखिए बाहर क्या है, गैस पार्टिकल है। भाई हमारा जो बर्तन है जिसमें हमने लिक्विड भरा है वो खुला हुआ है, ओपन है। तो ये बाहर के मॉलिक्यूल भी तो इसको अपनी ओर खींच रहे होंगे कि बाबू बाहर आ जाओ। मैंने लास्ट वीडियो में वेपराइजेशन पढ़ाया था, इसी वजह से तो सरफेस के मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाया करते थे। तो बाहर वाले मॉलिक्यूल भी इसको बाहर की ओर खींच रहे हैं और अंदर वाले भी अंदर की ओर खींच रहे हैं। बात को समझ रहे हैं, समझ रहे। लेकिन इसके साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ बाहर वाला कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था।
केवल अंदर वाले मॉलिक्यूल इसके ऊपर जो भी फोर्स लगा रहे थे, रिजल्टेंट क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। लेकिन यहां पर रिजल्टेंट कुछ होगा, अगर अंदर वाले ज्यादा पावरफुल होंगे तो थोड़ा ये मॉलिक्यूल अंदर की ओर दब जाएगा, अगर बाहर वाले मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा बाहर की ओर, ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, सरफेस टेंशन के लिए। ठीक है, अब देखिए दो तरह के फोर्सेज होते हैं, फिजिक्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव, और एक होता है अधेसिव, COHESIVE, कोहेसिव, और अधेसिव, ADHESIVE, अधेसिव फोर्सेज। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को उसी टाइप के मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड कोहेसन, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई पूछे कि इस मॉलिक्यूल पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस वाले अंदर वाले मॉलिक्यूल की बात मैं कर रहा हूं, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, कोहेसिव, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसको इसी टाइप के मॉलिक्यूल चारों ओर से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, इस पे दोनों फोर्स लग रहा है, कोहेसिव भी और अधेसिव भी। अंदर वाले मॉलिक्यूल भी खींच रहे हैं और बाहर वाले गैसियस मॉलिक्यूल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। बच्चा दोनों तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कोहेसिव भी और अधेसिव भी। यहां पर देखिए कौन सा फोर्स है, अधेसिव फोर्स है, ADHESIVE, अधेसिव फोर्स है। तो दोनों तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अधेसिव ऊपर से लग रहा है और कोहेसिव कहां लग रहा है, अंदर से लग रहा है। तो एक बार डेफिनेशन यही है, यही टोटल कॉन्सेप्ट है किसका, सरफेस टेंशन का। इट इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द surface of a liquid, acting on the surface of a liquid in contact with air, या तो एयर के कांटेक्ट में हो और between two immiscible liquids, मतलब दो तरह के लिक्विड के बीच में भी लगता है, दो तरह के लिक्विड के बीच में भी लगता है अगर वो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। मतलब जैसे पानी के ऊपर आप ऑयल डाल दीजिए तो ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, वो एक सेपरेट लेयर बना देता है, वहां पर भी सरफेस टेंशन एक्ट करता है। तो ये सरफेस टेंशन आया क्यों भाई, जिसके ऊपर एक ही टाइप का फोर्स लग रहा था वहां पर सरफेस टेंशन की कोई बातें नहीं हो रही थी, लेकिन जिसके ऊपर दोनों फोर्स लग रहे थे, ऊपर से अधेसिव और नीचे से कोहेसिव, वहां पर सरफेस टेंशन अराइज हुआ। अब दिमाग में बात है सर इसकी वजह से होता क्या है, तो दो पॉइंट उसके पहले आप नोट कर लीजिए, कोहेसिव और अधेसिव नोट कर लिए। अगर सेम टाइप के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोहेसिव, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स कर रहे हैं तो अधेसिव। दो तरह के फोर्सेस की मैंने बात की, कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा सर कि कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस में से दोनों में से कोई फोर्स स्ट्रांग भी हो सकता है, ज्यादा पावरफुल, और कोई फोर्स कम भी हो सकता है। तो उससे जो सरफेस पर टेंशन जनरेट होता है वो अलग अलग तरह का जनरेट होता है। जैसे मैंने दो केसेस लेके एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं। इफ कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन अधेसिव फोर्सेस। अच्छा, तो कोहेसिव फोर्स कहां खींच रहा है, नीचे की तरफ। अच्छा, तो अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो ये जो लिक्विड था, ये लिक्विड पहले कैसा था, ऐसे था, आपको लग रहा है एकदम प्लेन होना चाहिए था। लेकिन जब कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो अंदर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को अंदर की ओर खींचेंगे, और जब अंदर की ओर खींचेंगे तो आपको जो सरफेस है वो कुछ ऐसा कर्व दिखाई देगा। कभी देखना किसी ट्रांसपेरेंट गिलास में पानी भरकर, वो जो सरफेस होता है एकदम फ्लैट नहीं होता है, या तो ऐसे दिखाई देगा अपवर्ड की ओर, या तो ऐसे डाउनवर्ड अंदर, या तो हल्का सा दबा हुआ रहेगा बीच में ऐसे कर्व, या तो ऊपर की ओर ऐसे कर्व बना हुआ आपको दिखाई देगा। लिक्विड बदलोगे तो ये केसेस बदलेंगे, पानी में किसी और तरह दिखाई देगा, मरकरी में आपको ऐसा दिखाई देगा, मरकरी भी लिक्विड है, वहां देखेंगे तो यहाँ ऐसा दिखाई देगा, वाटर में आपको ऐसा दिखाई देगा। इतना बड़ा कर्व हो सकता है आपको ना दिखाई दे, बहुत माइन्यूट सा कर्व रहेगा जिसको बहुत माइन्यूटली आपको देखना पड़ेगा। ये होता क्यों है, किसकी वजह से होता है, कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, मतलब कोहेसिव वाला बता चुका हूं पहले, सेम टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कोहेसिव, अगर एयर और लिक्विड मीडियम में हो रहा है तो अधेसिव। तो अगर ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ऐसा दिखा। अच्छा, क्यों, तो अगर मैं इस चीज को एक्सटेंड करूं, इसको अगर एक्सटेंड करूं इसी शेप में एक्सटेंड करूं, तो बताओ ये देखो क्या बनते जा रहा है, ये देखो क्या बनते जा रहा है। मैं ऊपर लिखा भी ऐसे दिखा रहा हूं क्या बनते जा रहा है। देखिए एक स्फेरिकल टाइप का बन गया। वैसे अगर मैं इसको भी एक्सटेंड करूं, ये देखो ऐसे एक्सटेंड करूं, देखो क्या बनते जा रहा है। मैं पूरा बना नहीं रहा हूं, कट रहा होगा, आपको बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा। तो ये क्या बनते जा रहा है, बोलिए, स्फेरिकल बनते जा रहा है। मतलब सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो कर्व्ड हो जाता है, लिक्विड कर्व्ड शेप में आ जाता है। और अगर आप उसको एक्सटेंड करिए तो वो क्या बना लेता है, स्फीयर बना लेता है। तो एक चीज और बताइए मुझे,
ये बताओ कि जैसे ये देखो, ये जो लिक्विड था ये तीन तरफ से बर्तन से ढका हुआ था, एक साइड खुला हुआ था। देखो जिस साइड खुला हुआ है उस साइड को कौन सा शेप गेन कर लिया, कर्व। कौन सा शेप है, कर्व। वह कर्व जिसको एक्सटेंड करने पे क्या बन रहा है, स्फेयर। अच्छा अब अगर कोई तुमसे पूछे, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बच्चा आप बताइए, वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑलवेज स्फेरिकल, पानी की जो बूंदें होती हैं ये हमेशा गोल क्यों होती हैं, ये क्यों नहीं क्यूबिकल होती हैं, क्यों नहीं सिलेंड्रिकल होती हैं, क्यों नहीं कोन शेप में होती हैं, क्यों नहीं क्यूबॉइडल होती हैं, ये हमेशा क्यों स्फेरिकल होती हैं। तो इसका भी आंसर क्या होता है, सरफेस टेंशन। इसका आंसर क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एयर में होती हैं। भाई गिलास में रख कर तुम दिखाओगे क्या, देखिए सर वाटर ड्रॉपलेट, ना हाथ में रख के दिखाओगे। हाथ में रखोगे तो एक साइड से चपटा हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट। तो जब जितना देर एयर में रहती है, जब उसका फोटो खींचेंगे तो वो आपको कंप्लीटली स्फेरिकल दिखाई देगा। तो पूछा जाता है क्यों, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स चारों ओर से खुले हुए होते हैं। जैसे ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, वो किसी बर्तन में नहीं रखे होते हैं, वो चारों ओर से खुले हुए होते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये लिक्विड एक साइड से खुला है तो स्फेरिकल बनने की कोशिश कर रहा है। जब चारों ओर से खुल जाएगा तो कंप्लीट क्या बन जाएगा, स्फेयर। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑलवेज स्फेरिकल। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सर सरफेस टेंशन की वजह से कोई चीज स्फेरिकल ही क्यों होती है। ऐसा भी तो आप बोल सकते थे कि सरफेस टेंशन की वजह से कोई चीज सिलेंड्रिकल बन जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस एरिया को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। क्या करता है, मिनिमाइज। सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस एरिया को क्या करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। और अगर आप इक्वल वॉल्यूम का, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इक्वल वॉल्यूम बोल रहा हूं, अगर आप इक्वल वॉल्यूम का क्यूब ले लो, उसी वॉल्यूम का आप स्फेयर ले लो, उसी वॉल्यूम का आप सिलेंडर ले लो, उसी वॉल्यूम का आप क्यूबॉइड ले लो, उसी वॉल्यूम का आप कोन ले लो, कोई भी शेप ले लो, सेम वॉल्यूम, मेरी बात को ध्यान सुनना, वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम सेम रख के, मान लो सबका वॉल्यूम है 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर, तो जो स्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम। तो याद रखिए, सरफेस टेंशन ऑलवेज ट्राइज, लिखना हो तो नोट कर सकते हैं, सरफेस टेंशन ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ द सब्सटेंस। यही रीजन है कि जहां पर सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होगा वो खट से अपने आप को क्या बना लेगा, स्फेयर। क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे कम होता है। अगर इक्वल वॉल्यूम्स के कई तुम शेप एंड साइज के चीजें ले रखो तब। तो ये चीज क्लियर हुआ। ये शेप आपको कब दिखाई देगा, ये पॉइंट है, और ये शेप आपको कब दिखाई देगा, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। सरफेस टेंशन की पर्याप्त बात हो गई है। ठीक है, इसके फार्मूले, इसके डेरिवेशन और तमाम अलग अलग केस, अलग अलग लिक्विड्स पे अलग अलग केसेस, ये आप लोग पढ़ेंगे मेरे ख्याल से या कंफर्म फिजिक्स में, शायद 11th में या 12th के किसी सिलेबस में है। सरफेस टेंशन एक चैप्टर है। फ्लूइड्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता दिया, कोहेसिव फोर्स बता दिया, एडहेसिव फोर्स बता दिया, वाई वाटर ड्रॉप्स आर ऑलवेज स्फेरिकल बता दिया, जितनी चीज़ें की आपको जरूरत थी। डिनोट करते हैं इसको सिग्मा से बता दिया। इसकी यूनिट आप नोट कर लीजिए, न्यूटन पर मीटर होती है। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, N/m, न्यूटन पर मीटर, ये सरफेस टेंशन की यूनिट होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विस्कोसिटी की ओर। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है बच्चों, विस्कोसिटी का मतलब होता है लिक्विड, आपको पता होगा जितने भी तरह के लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में वो लेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं, लेयर्ड होते हैं, उनमें कई लेयर्स होती है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर्स होती है। अच्छा आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा फ्रिक्शन, एक वर्ड पढ़ा होगा, फ्रिक्शन क्या होता है, रगड़। जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर चलती है तो दोनों लेयर के बीच में क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन। क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन। तो विस्कोसिटी एक्चुअली है क्या, ये है फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ ए लिक्विड। ये दो लिक्विड के बीच में लगने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसी को आप बोल सकते हैं फ्रिक्शन बोल सकते हैं। लिक्विड में हजारों लेयर्स होती हैं। मान लीजिए आपने एक गिलास वाटर ले रखा है तो उसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम हजारों लाखों लेयर्स होती हैं, और हर लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है। जब लेयर्स फ्लो करती हैं तो उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। उसी को आप बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा, सर जी ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहां से आता है। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एक्चुअली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, गैस से बहुत ज्यादा होता है और सॉलिड से थोड़ा कम होता है।
तो एक लेयर के मॉलिक्यूल दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल को वीकली या स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। डिपेंड करता है, लिक्विड टू लिक्विड वेरी करता है, कहीं पर बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, कहीं पर बहुत वीकली अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, तो अगर स्ट्रांगली या वीकली अट्रैक्ट कर रहे हैं तो लेयर्स आगे बढ़ेगी, अगर वीकली अट्रैक्ट कर रहे हैं थोड़ा भी कमजोर है तो एक लेयर क्या होगी, आगे बढ़ेगी, दूसरी लेयर उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ के आगे और खींचेगी, मत आगे बढ़ो मत आगे बढ़ो। अच्छा, ये जो फ्लो हो रहा है एक लेयर का दूसरी लेयर के ऊपर, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड जितना नहीं है। अच्छा, सॉलिड्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेयर्स के बीच में बहुत तगड़ा होता है भाई, तो पहली लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप ही नहीं कर पाती है, मूव करने का उसको मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन ये मौका लिक्विड्स के केस में मिल जाता है, और यही रीजन है कि विस्कोसिटी एक टर्म क्रिएट हो जाता है। तो 2-3 पॉइंट मैंने लिखे, आइए इसको पढ़ते हैं। The force of friction between the adjacent layers of a liquid is called viscosity. Next point, it is defined as internal resistance to flow possessed by a liquid. Next point, internal resistance is due to the strong intermolecular force of attraction and hence are said to be more viscous. तो ये तीनों पॉइंट मैं डिस्कस कर दिया हूं, मैंने केवल लिखा इसलिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके, अपना नोट्स प्रिपेयर कर सके यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, मोर विस्कस कहने का मतलब क्या है। जैसे आप एक गिलास पानी ले लो और एक गिलास शहद ले लो, शहद जानते हो ना, शहद, हनी, ठीक है, और दोनों को आप जो है एक ऐसे कोई प्लेट ले लो और दोनों को प्लेट पे गिराओ, आप देखेंगे तेजी से कौन फ्लो कर रहा है, लिक्विड, सॉरी तेजी से कौन फ्लो कर रहा है, वाटर। लेकिन शहद को आप देखेंगे बहुत धीरे धीरे गिरेगा और धीरे धीरे गिर के धीरे धीरे फ्लो होगा। मतलब शहद क्या है, ज्यादा गाढ़ा है मतलब मोर विस्कस, और वाटर क्या है, कम गाढ़ा है विस्कोसिटी उसके अंदर भी है, कम है, शहद के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। अच्छा, एक चीज देखो, जब हजारों लेयर होती है, जब एक लेयर मूव करती है, मान लो अपर वाली लेयर मूव कर रही है आगे की ओर, तो जस्ट उसके नीचे वाली लेयर क्या करती है, उसको रोकती है। अगर ये रोकेगी नहीं तब तो दिक्कत हो जाएगा। मान लो ये भी आगे मूव कर रही है, नीचे वाले भी आगे मूव कर रही है, उसके नीचे वाले भी आगे मूव कर रही है, सारा का सारा लिक्विड आगे ही मूव कर रहा है, तब तो पानी बह जाएगा, यहां से लेके अमेरिका चला जाएगा बहते बहते। या मान लो सब एक दूसरे को रोक रहे हैं, सब पीछे की ओर ढकेल रहे हैं, ये भी पीछे ढकेल रहा है, ये भी पीछे ढकेल रहा है, उसके नीचे वाले पीछे ढकेल रही है, तब तो मॉलिक्यूल कहीं मूव ही नहीं करेगा, तब तो सॉलिड हो जाएगा। मोशन तभी संभव है जब एक लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करे और दूसरी लेयर उसको रोकने की कोशिश करे, तब धीरे धीरे वो क्या होगा, लेयर्स आगे बढ़ेंगी, तब उसको हम कहेंगे विस्कोसिटी है वहां पर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, फार्मूला भी आपको बता दे रहा हूं मैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया लेयर्स वाली बात वही ऊपर लिखी हुई है सिंपल लैंग्वेज में। व्हेन लिक्विड फ्लोज द लेयर्स इमीडिएटली बिलो इट, नीचे वाली लेयर क्या करती है, ट्राइज टू रिटार्ड, मतलब रोकने की कोशिश करती है इट्स फ्लो, व्हाइल द वन अबव ट्राइज टू एक्सेलरेट, बल्कि ऊपर वाली आगे बढ़ने की कोशिश करती है टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर्स। वही बात कही गई है। यहाँ पर एक फार्मूला है विस्कोसिटी से रिलेटेड, इसको आप नोट कर लेंगे, कोई बहुत जरूरी केमिस्ट्री में नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। ये है फोर्स, इसको बोलते हैं ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ते हैं ईटा, घर में जो ईटा लगाते हैं दीवारों में वही ईटा, ठीक है। ए मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट, ड्यू बाई डीजेड को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो सबका मतलब लिखा हुआ है। एफ क्या है, फोर्स, ए क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे के दो लेयर्स कांटेक्ट में आ रही है ना, जितने कांटेक्ट में आ रही हैं खींचने के दौरान, ड्यू बाई डीजेड को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, या आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, ठीक है। ईटा इसको बोलते हैं ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये, इसकी एसआई यूनिट होती है, एसटी लिखा हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ ईटा होती है न्यूटन इनटू सेकंड इनटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, आप लोग बहुत पहले ही पढ़े होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, तो इसी को आप लिख सकते हैं पास्कल इनटू सेकंड, ठीक है। सीजीएस यूनिट होती है इसकी ईटा की बात कर रहे हैं, ईटा की सीजीएस यूनिट होती है पॉइज, POISC पॉइज, और ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने बोल दी है। SEC का मतलब सेकंड है, M का मतलब मीटर है, -2 का मतलब हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पॉइज, सारी वैल्यूज क्लियर है। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब जैसे कभी एक लाइन और बता दे रहा हूँ, जैसे कभी कोई पूछे कि भाई टेम्परेचर का क्या असर होता है विस्कोसिटी के ऊपर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो और तेजी से भागेंगे ना, तो लेयर्स और तेजी से भागेगी, मतलब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा।
जब आप टेम्परेचर देंगे ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा और लेयर बहुत तेज भागेगी, और लेयर बहुत तेज भागेगी तो हम कहेंगे इसकी विस्कोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो याद रखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगी। एक लाइन ऐसे ओरली बोल रहा हूं, नोट कर लो, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इसी के साथ आपका लिक्विड स्टेट भी क्या हो गया है, खत्म हो गया है बच्चों। ठीक है, बहुत दिन से इस चैप्टर का सफर चल रहा था, लगभग 15-16 वीडियोस मैंने बनाए हैं इस चैप्टर में। काफी लंबे लंबे वीडियोस बने हैं, लगभग कई ऐसे वीडियो हैं, 8-10 ऐसे वीडियो जो लगभग 40 मिनट 50 मिनट गए हैं। तो खूब बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़िएगा। जल्द ही हम फिर हाजिर होंगे किसी नए चैप्टर के साथ और शानदार चैप्टर के साथ। मैं आपको बता दूं अभी तक टिल डेट मैंने आप लोगों को क्लास 11th के 4 चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं। 3 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5। अभी बीच के 3 और 4 बाकी हैं। तो खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, मेरे चैनल को खूब प्रमोट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मजा आता रहे मुझे वीडियो बनाने में। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।